जैन टू एवरीवन, वेलकम टू द एनडीए अभिलाषा क्लासेस। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको बोर्ड पर फोकस करना है। प्लीज डोंट फोकसिंग ऑन एनडीए एग्जामिनेशन, बिकॉज बोर्ड एग्जाम पे अगर आप फोकस नहीं करते तो आपका कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम भी खराब होता और आपका एनडीए एग्जामिनेशन में भी कुछ ज़्यादा आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन अब आपके बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं खत्म, तो जस्ट फोकसिंग ऑन एनडीए एग्जामिनेशन। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि आपका एक बैच आने वाला है जो कि आपके लास्ट एक मंथ में आपकी प्रिपरेशन कराएगा जस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनडी सिलेबस। प्लीज मैं आपको मेक श्योर कर दूं, आपका मैथ्स का स्टार्ट हो चुका है, जीएटी का बजट स्टार्ट होने वाला है, और आपका इंग्लिश का मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का और नाउन के लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप उन लेक्चर्स को भी देखो, जिसकी वजह से आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपके पास हो और आप उस पर अपना महारथी हासिल कर पाओ। ठीक है भाई। तो ग्रामर पोर्शन के साथ साथ आपका वोकैब पोर्शन भी चलेगा पैरेलली। और आज मैं बात करने वाला हूं आपके प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन की बात करने के लिए वैसे तो बहुत समय है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको मैं बहुत क्रिस्प तरीके से आपको समझाऊंगा। और जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे वो प्लीज कमेंट जरूर करना, जिसकी वजह से आपके डाउट्स में क्लियर कर पाऊं। क्लियर है? क्योंकि एक मंथ बचा है, इसी में मेहनत करना है, इसी में अपने आप को रगड़ना है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन को, और जो भी चीजें रहेंगी वो अपन क्लास के दौरान बताते रहेंगे। ठीक है भाई। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर प्रोनाउंस। क्लियर है? तो प्रोनाउंस होता क्या बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे, तो सभी बच्चों को पता होता है कि सर जो नाउन को रिप्लेस करता है दैट वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन। क्लियर है? लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा सा स्मार्टली सोचता है प्रोनाउन को, लेकिन उतना स्मार्ट सोचना नहीं, क्योंकि ये उतना स्मार्ट है नहीं। क्लियर है? तो प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, रिप्लेसमेंट वर्ड। क्लियर है? द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, और वी कैन से द वर्ड विच अपोज द रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो उसके लिए जो वर्ड लाया जाता है वो होता है आपका प्रोनाउन। मतलब जब कभी भी आपका नाउन रिपीट होना स्टार्ट कर जाए तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए कौन आता है आपका बच्चे? प्रोनाउन आता है। क्लियर है? तो प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान के चलो आपके पास आया, मैंने बोला कि राहुल इज अ बॉय। फिर मैं इसी स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा, तो फिर मैं फिर से राहुल लिखने की बजाय क्या लिखूंगा मैं? जैसे मैं बोलूं राहुल इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट बॉय। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां पर आपको कंजक्शन नहीं करवा रहा हूं, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसकी वजह से आपको क्या समझ में आ पाए कि प्रोनाउन होता क्या है। जैसे एक सेंटेंस आपका ये रहा कि राहुल इज अ बॉय। अब मैं राहुल की जगह पर मैं राहुल का यूज ना कर उसके लिए एक प्रोनाउन का यूज करूंगा, और वो प्रोनाउन मैं यूज करूंगा ही। सर यहां पर ही क्यों आया, शी क्यों नहीं आया, इट क्यों नहीं आया, दे क्यों नहीं आया, उसकी बात करेंगे अपन आगे। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, किसी भी पैराग्राफ के अंदर या फिर किसी भी स्टोरी के अंदर जब कभी भी नाउन रिपीट होता है तो उसको रोकने के लिए, दैट रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए कौन आता है? प्रोनाउन आता है। तो दैट इज द इजी डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। क्लियर है भाई? चलिए, आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। और मैं आपको बता दूं भाई कि आपके जो नोट्स होंगे वो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने, ऑल्दो ये पीपीटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां पर जाकर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएं। तो इसमें मेनली अपन करने क्या वाले हैं भाई? पहले तो डेफिनेशन हो ही गई है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ऑल्दो इसमें मैंने एक दो टाइप और नहीं लिखे हैं। तो ये जो टाइप्स हैं आपके, ये पढ़ने हैं अपन को किसमें? प्रोनाउन के अंदर। तो वन बाय वन करके सभी को टैकल करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में और नाउन में भी क्या बताया था कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आपका देखो, कोई भी सेंटेंस के फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? किस तरह? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब इसमें मैं बताने क्या वाला हूं वो समझो। जो भी चीजें सब्जेक्ट की तरह काम करेंगी वो सब्जेक्ट कहीं जाएंगी, जो भी आपके वर्ड ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट कहीं जाएंगे। जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, सेंटेंस में ही प्लेज क्रिकेट लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। क्लियर है? अब इसमें आपको समझा वो मतलब ये बताना है कि ये क्या है सर, क्योंकि अभी जस्ट आपने ऊपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब और दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैं आपको एक चीज और बता दूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को पूरा एक वर्ब बोला जाता है। क्लियर है? अगर मैं कहीं पर वर्ब बोल रहा हूं तो इट मींस कि वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। क्लियर? जैसे सेकंड सेंटेंस ये है आपका, मैंने यहां पर लिखा सीमा लव्स हिम, सीमा उसे लव करती है, तो सीमा इज सब्जेक्ट, लव इज योर वर्ब, और वी कैन से मेन वर्ब। क्लियर है? और हिम आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाला सेंटेंस है, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही इज एक्ट एज सब्जेक्ट। डिड नॉट आपका डिड और प्ले, मतलब ये पूरा आपका किसका काम करेगा? वर्ब का काम करेगा, क्योंकि डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और प्ले आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और एंड क्रिकेट की मैं बात करूं तो क्रिकेट क्या होता है आपका?
ऑब्जेक्ट होता है। ये मेनली आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है। क्लियर है? अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा सब्जेक्टिव केस का, जिसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस का। चलिए आगे बात करते हैं भाई। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो टाइप आपका होता है ना, दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। और मैं आपको बता दूं, अगर पर्सनल प्रोनाउन अगर आपको अच्छे से आ गया तो लगभग 70% ऑफ योर प्रोनाउन आपके हाथ में होगा। क्लियर है? इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि आपका फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, उनकी सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनल प्रोनाउन में से ही पूछ ली जाती हैं। क्लियर है? अगर मैं ये कहूं कि आपका प्रोनाउन का कोर क्या है, दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। ये अगर समझ में आ गया तो बिलीव मी, आपको प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए इसकी बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली होता क्या क्या है। मेनली जैसे कि आपको पता है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सर यहां पर 3 टाइप के पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दैट वो सेकंड इज योर सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन। सर हमें बिल्कुल पता है कि फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट होता है वो आपका या फिर तो आई बनता है या फिर वी बनता है। मतलब फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, देखो देखो वैसे मेनली मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं उसको याद करने की। जो बोलता है, जैसे मान के चलो ये पूरी क्लास है, इसके अंदर मैं बोल रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? और जो सुनने वाले बच्चे बैठे होंगे वो हो जाएंगे सेकंड पर्सन। एंड अगर मैं बात करूं जिसकी मैं बातें कर रहा हूं, दैट इज योर, मतलब मैं बोल दूं कि जिसकी मैं चुगली कर रहा हूं, इट इज योर थर्ड पर्सन। ठीक है ना? जैसे मैंने बोला कि भाई राहुल बहुत अच्छा लड़का है, तो सुनने वाला होगा सेकंड पर्सन, राहुल क्या हो जाएगा, मेरा थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्लियर है? और आपका सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। और आपके थर्ड पर्सन में आता है बच्चे ही, एक सेकेंड, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। और अपन ये कह सकते हैं किसी का पर्सन का भी नेम भी हो सकता है। क्लियर है? ऑल्दो ये फर्स्ट पर्सन आपके क्या हो जाते हैं, आपके जो थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन वो थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट और नेम, ये आपके होते हैं सिंगुलर। और आपका जो दे होता है दैट इज योर प्लूरल। ऐसे ही आपका इसमें ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। और यू आपका दोनों का तरह एक्ट करता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ हमेशा हेल्पिंग और प्लूरल ही लगेगी। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हो गया सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब है बच्चे कि ये जितने भी मैंने यहां पर मतलब पर्संस को लिखा हुआ है, ये एक सब्जेक्ट का काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते। मतलब अगर मुझे कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा तो मैं इनमें से कोई चीज यूज करूंगा, किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करूंगा। दूसरा अगर मैं बात करूं इनके ऑब्जेक्टिव केस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस सभी बच्चों को पता होता है, सर मी बनता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है बच्चे, अस बनता है। और आपका यू का ऑब्जेक्टिव केस कहूं या फिर मैं सब्जेक्टिव केस कहूं, दोनों सेम रहते हैं। ही का बनता है बच्चे हिम बनता है, शी का हर बनता है, और इट का इट ही रहता है, दे का देम बन जाता है। और साथ ही साथ में नेम का आपका डिपेंड करता है, वो लड़का है फिर लड़की है तो वो हिम भी लगा सकता है और अपने लिए हर का भी यूज कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब एक मैं आपको टेबल बताने वाला हूं, ये मेनली मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, अब इसको टेबल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये वो टेबल है जो आप कह सकते हो कि पर्सनल प्रोनाउन का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, क्योंकि आपका मेनली 30 to 40% पर्सनल प्रोनाउन इसी टेबल से हो जाने वाला है। क्लियर है? अब इस टेबल को ध्यान से समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर है? सब्जेक्टिव केस का मतलब बच्चे होता है जो सब्जेक्ट का काम करे, किसी भी एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, दैट इज योर सब्जेक्टिव केस। इसी को बच्चे नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। किसके काम वो नाम से जाना जाता है, नॉमिनेटिव केस के नाम से जाना जाता है। सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट पर्सन जो होता है या फिर तो आई हो सकता है या फिर वी हो सकता है। आई इज योर सिंगुलर एंड वी इज योर प्लूरल। ध्यान में रखना, बी क्या बनता है आपका प्लूरल होता है और आई क्या होता है वो सिंगुलर होता है। यू बच्चे आपका सिंगुलर भी हो सकता है और यू आपका प्लूरल भी हो सकता है। सर ये दिमाग में नहीं आया, ये नहीं बैठा, फिर अब वही वाली मीम याद आ रही है। क्लियर है? तो यू तो हमने हमेशा प्लूरल ही पढ़ा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक बच्चा बैठा है, सामने खड़ा हुआ है और मैं उससे ये बोलने वाला हूं। मैंने उससे बोला यू आर अ गुड पर्सन, तो वहां पर कितने बच्चे बैठे थे, सर एक ही बच्चा था। तो मैंने जब ये सेंटेंस बोला यू आर अ गुड पर्सन, इसका मतलब है इस सेंटेंस में यहां पर जो यू होगा वो सिंगुलर की तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर ये दे दूं, ये होता सिंगुलर भी है, होता प्लूरल भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल ही लेता है। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे इसको प्लूरल की तरीके से यूज करना पड़े तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो मैं यहां पर बोलूंगा ऑल ऑफ यू आर गुड पर्सन। क्लियर? या फिर गुड स्टूडेंट या फिर आपके ब्रिलियंट स्टूडेंट, इस तरीके से अपने यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि तुम सभी बहुत अच्छे हो, यहां पर मैंने बोला तुम अच्छे हो, तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल की तरह तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है भाई? अच्छा, ही आपका सिंगुलर होता है,
सी आपका सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, और दो आपका दे क्या बनता है, उसका प्लूरल बनता है। दे क्या होता है बच्चा, प्लूरल होता है। यहां पर एक चीज मिसिंग है, वो है आपका नेम। तो नेम अगर आपका लड़के का हुआ या फिर लड़की का हुआ तो आप समझ सकते हो, अगर लड़के का नेम हुआ तो आगे उसके लिए प्रोनाउन यूज करोगे आप ही का, और अगर लड़की का नेम हुआ तो उसके लिए आप प्रोनाउन आगे यूज करोगे सी का। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्ट की तरीके से काम करने वाले। इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करते हैं। क्लियर, मतलब आपके मेन वर्ब के बाद आने वाले चीजें। ठीक है, तो आपका आई का क्या बनता है बच्चे, मी बनता है, हर एक बच्चे को पता है, और वी का क्या बनता है, अस बनता है। यू का यू ही रहता है, आपका ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, इट का इट रहता है, और दे का देम बन जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब बात मैं करता हूं, ऑल्दो ये चीज मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, लेकिन तब भी आपको यहां पर थोड़ा बहुत समझ में आ जाने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रोनाउन में भी यूज किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम होता है बच्चे पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसका नाम क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां पर मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आई का क्या बनता है, माई, वी का बनता है आर, यू का बनता है योर। आपने जिस तरीके से ऐसा बोला नहीं होगा, जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने डिस्कस करता हूं, मैंने बोला आई नीड योर हेल्प। क्लियर, या फिर मैं बोलूं आई नीड योर पेन, तो यहां पर मैंने जैसे एक सेंटेंस बोला है, आई नीड योर पेन। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ बच्चे, मैं अगर यहां पर आपसे पूछूं आई क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि क्या है, वर्ब है कि क्या है, सर यहां पर ये सब्जेक्ट है। नीड क्या होगा सर, जरूरत है, इसका मतलब ये यहां पर मेरा वर्ब का काम कर रहा होगा। पेन क्या होगा सर, ये नाउन होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नाउन को एडजेक्टिव पसंद है या फिर प्रोनाउन पसंद है? नाउन को एडजेक्टिव पसंद होता है फिर प्रोनाउन पसंद होता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, प्रोनाउन तो उसकी जगह पर आता तो उसको पसंद कैसे हो सकता है, ये तो एडजेक्टिव हो सकता है ना, जो आपकी देखो, जो मेनली आपकी तारीफें करते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो यार, तुम तो बड़ी ब्यूटीफुल हो, मतलब तो मतलब जो आपकी तारीफें करते हैं वो आपको मतलब है, ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है ना, कि वो आपको पसंद होते हैं। तो इसका मतलब तारीफ में कौन करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन कौन देता है सर, वो एडजेक्टिव देता है। इसका मतलब ये पेन के बारे में ये बता होगा कि मुझे तुम्हारा पेन चाहिए, मुझे तुम्हारा पेन चाहिए, इसका मतलब ये क्या होगा, मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर है। और एक चीज थोड़ा सा याद रखना बच्चे, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता। मतलब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि आई नीड योर्स पेन, ये गलत सेंटेंस होगा। क्या होगा, ये गलत सेंटेंस होगा। योर्स तो एक आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद नाउन तो कभी आ ही नहीं सकता, प्रोनाउन और नाउन तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका क्या बनता है, योर बनता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन आपका क्या बनता है, योर्स बनता है। एक छोटा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी बच्चे नाउन नहीं आएगा। इसका मतलब यहां से स्पॉटिंग बिल्कुल आसानी से बन सकती है। आपका मेनली ये तो सेंटेंस नहीं देगा, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है जिसके मतलब पहले आपका पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा है और उसके बाद आपका अगर नाउन लिखा है, इसका मतलब वो एक एरर है। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहां पर ये उसको हटाकर योर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके एक सेंटेंस बोलूं कि जैसे मैंने बोला दिस इज माई बुक, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि बुक क्या एक नाउन है, और नाउन के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लेना चाहिए। तो आपका आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है सर, माई होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बुक आपका नाउन है और माई आपका लग गया। क्या मैं यहां पर माई की जगह पर माइन लगा सकता हूं क्या, माइन नहीं लगा सकते ना। इसका मतलब आपका यहां पर माइन बुक नहीं होकर क्या होगा, माई बुक होगा। अब दिमाग में घंटी ये बजेगी, तो सर हम कैसे यूज करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन को, तो वो मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बता देता हूं। जैसे मैं बोलूं, मैंने ऐसे बोल दिया दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। क्लियर है। तो आपका देखो नाउन और प्रोनाउन अलग अलग बैठे हैं। क्लियर है। कोई मतलब एक बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उनको थोड़ा अलग कर दिया है, मतलब बगल में नहीं बैठ सकते, लेकिन थोड़ा अलग अलग करके उनको बैठाया जा सकता है। क्लियर है। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं बात करता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ इस तरीके का है, जैसे होता नहीं है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, या फिर आप कह सकते हो कि एक शॉर्ट वीडियो देख लिया और शॉर्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर इंसान ने कुछ बोला आपके बारे में और आप बिल्कुल खुशी से मतलब एक मोटिवेशन आ गया आपका, और 4 दिन आपने मेहनत करी और फिर उसके बाद तो वही कहानी है, फिर से वही रील्स वगैरह देखना। ऐसी कुछ कहानी बच्चे एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है बच्चे, आपके बातों को जोर देता है, मतलब आपके मतलब कह सकते हो कि एक पोजीशन शो करता है, एक जोर देता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने खुद ये लेटर लिखा,
मैंने खुद ये लेटर लिखा, तो मैं किस तरीके से यूज करूंगा, आई माई सेल्फ रोट दिस लेटर। क्लियर है, मैंने खुद ये लेटर लिखा। आपकी पहले तो मैंने बोला कि मैंने ये लेटर लिखा, एक नॉर्मल सा मैंने कॉन्वर्सेशन किया। फिर दूसरे इंसान ने क्या बोला कि मैंने खुद ये लेटर लिखा। तो किसकी बातों पर जोर ज्यादा आ रहा है, तो सेकंड वाले पर। तो आपका जो रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो मेनली क्या करता है, आपकी बातों को जोर देता है। तो जिसमें आपका माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ बनता है, आर का आर सेल्फ बनता है, यू का योर सेल्फ बनता है। और आप इसमें से बता सकते हो कि ही का क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ध्यान रखना बच्चे, दे का बहुत बार पूछा जाता है, देम सेल्फ बनता है, VES वाला। इसमें मैं मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। चेंज कर लेते हैं। और एक थोड़ा सा, जो भी चीजें आपकी प्लूरल होंगी, जो भी आपके सब्जेक्ट प्लूरल होंगे ना, तो प्लूरल में आपका सेल्स का यूज किया जाएगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनमें आपका सेल्फ का यूज किया जाएगा। क्लियर है। अब जैसे आई आपका सिंगुलर है, तो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में बनाना होता है माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिज। अच्छा, मैंने आपको यहां पर बताया था यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन ध्यान में ये रखना कि जब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने की बारी आई तो इसने दोगलापन दिखा दिया। क्लियर है, इसने क्या बनाया, अपने आप को सिंगुलर बनाया। ठीक है, चलिए। तो आपका ही का यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिम, तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इसका बनेगा बच्चे देम सेल्फ। बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका ये देम सेल्फ वाला। क्लियर है, वो लिख कर क्या देगा आपसे, गद्दारी कुर्बे वाला को एक आपने मीम देखा होगा ना, गद्दारी कुर्बे, तो वही होता है आपके साथ भी यहां पर। क्लियर है, आप पढ़ते उसको सही हो, वो लिखकर ये दे देता है देम सेल्फ। क्लियर है, लेकिन होता क्या बच्चे, ये प्लूरल है, तो आपका सेल्फ वाला नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, सेल्फ आएगा। क्लियर है, तो नॉट गद्दारी कुर्बे। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है यहां का मेन जो आपका स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट, दैट इज योर यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब आप ये कह सकते हो कि आपने अगर पर्सनल, अच्छा ये अभी पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन में आपने बस 3 वो पर्सन पढ़े, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपने फिर उसके बाद ये भी देखा कि आपका जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर आपने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं कि सर आपने जो सब्जेक्टिव केस पढ़ा दिया, हमें सब्जेक्टिव केस भी पढ़ा दिया आपने, ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ा दिया, इनका यूज कहां होगा मेनली। क्लियर है, तो देखो सब्जेक्टिव केस का यूज होता है बच्चे वर्ब के पहले। मतलब आपने एक बात बताना, मैं बोलूं यहां पर देखो, अभी तुम्हारे पर खुल जाएंगे। मैंने बोला आई लव यू। क्लियर है, तो क्या आप आई लव यू बोलते हो या फिर मी लव यू बोलते हो? भाई मी लव यू मत बोल देना भाई, हेट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर यहां पर। क्लियर है, तो यहां पर देखो आपने क्या बोला कि सर आई लव यू ही बोला जाता है, तो लव एक वर्ब है और वर्ब से पहले आपका क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो आपका ये वाला सेंटेंस गलत होकर आपका ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये तो मेनली हर एक बच्चे को पता होता है कि वर्ब से पहले आपका सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, अब सेकंड सेंटेंस बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म में कौन कौन आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। यहां पर फिर बी, बीन, बीइंग भी आ जाता है, उसकी अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर ये सभी आपकी जो भी आपकी वर्ब हैं, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको मेरी एक शॉर्ट वीडियो याद होगी तो मैंने आपको इसमें बताया था कॉन्सेप्ट कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको समझा देता हूं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो वो आपका मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं और एक आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेती है। तो आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो एक मतलब जो होता नहीं स्टाफ वाला भी काम कर लेते हैं, कहते नहीं है कि आपका जो हेल्पिंग स्टाफ होता है उसका भी काम कर लेते हैं, और साथ ही साथ में एक मेन हीरो का भी काम कर सकते हैं। क्लियर, तो वही काम होता है कि इनका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। अब समझो, अगर इनमें से ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अगर एक मेन वर्ब का काम कर रही हैं, मैंने क्या बोला ध्यान से समझना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बीइंग। क्लियर, अगर ये एक मेन वर्ब का काम कर रही हैं, अब प्लीज ये मत बोलना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेन वर्ब का काम कर रही है और हमें कैसे पता चलेगा ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ये मैंने बहुत बार आपको बता चुका है, ठीक है ना। अगर ये मेन वर्ब का काम कर रही है तो बच्चे इसके बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं, मैं आपको बता दूं, इसके बाद हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म है, मतलब बी के अंदर कौन कौन आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है। क्लियर है, अगर ये सभी एक मेन वर्ब का काम कर रही होंगी तो इसका मतलब उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। अब मैं आपको देखो, मुंह मत बनाओ फालतू का। क्लियर है, मैं आपको बता देता हूं कि ये मेन वर्ब का काम और हेल्पिंग वर्ब का काम कैसे पता चलता है। देखो जैसे मैंने बोला ही इज गोइंग टू मार्केट,
क्लियर है। और फिर मैंने यहां पर बोला ही टीचेस मी, और फिर मैंने यहां पर बोला ही इज मी। देखो भाई, अब मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर सेंटेंस के उसमें, अगर सेंटेंस में दो वर्ब प्रेजेंट हैं, दो वर्ब मतलब एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब अगर प्रेजेंट है, मेन वर्ब का बच्चे मतलब वही होता है जो हमने बचपन से सीखा है, कोई भी एक्शन करने वाला, क्लियर है, मेन एक्शन बताने वाला, या फिर आप ये कह सकते हो जिसके पीछे ना लगता हो, क्लियर है, जैसे हंसना, खेलना, रोना, गाना, क्लियर, इस तरीके से। तो अगर आपके सेंटेंस में दो वर्ब आ रही हैं तो पहली वाली वर्ब तो कंफर्म है हेल्पिंग वर्ब होगी, और दूसरी वाली वर्ब क्या होगी आपकी, मेन वर्ब होगी। ये तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आती। अब सेकंड सेंटेंस जैसा ये है कि आपके एक सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो सेंटेंस सही हो सकता है, अगर सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं होता तो आपका सेंटेंस गलत होता है। मतलब अगर आपका सेंटेंस, मैं अगर किसी ने आपसे ये बोला कि विदाउट मेन वर्ब आप कोई सेंटेंस फॉर्म करो, तो बोल देना भाई आज तक कैसा ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि विदाउट मेन वर्ब आप कोई सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे होंगे। क्लियर है। तो यहां पर देखो, इसका मतलब यहां पर एक ही वर्ब प्रेजेंट है, तो यही अकेली वर्ब किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। तो यहां पर तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन आपका मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत होगा, ही इज मी कुछ नहीं होता। लेकिन दिमाग में एक चीज आएगा, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, इसलिए मैंने यहां पर आपको क्या बताया था, ये बी की फॉर्म आपका मेन वर्ब का भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस पर एक ही तो वर्ब है जिसका नाम इज है, तो अगर वो एक वर्ब प्रेजेंट है तो वही अकेली वर्ब किसका काम कर रही होगी, मेन वर्ब का काम कर रही होगी। क्लियर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विदाउट मेन वर्ब वी कैन नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर है। हम विदाउट मेन वर्ब कोई भी टाइप का सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हां हम ये जरूर कह सकते हैं कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, एनी टाइप ऑफ नहीं पर्टिकुलर सेंटेंस। क्लियर। अच्छा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब है, तो ये सेंटेंस करेक्ट भी है। लेकिन यहां पर ये सेंटेंस देखोगे तो यहां पर ये जो एक जो वर्ब प्रेजेंट होती है ना, वो अकेली आपकी जो एक वर्ब होगी वो मेन वर्ब का ही काम करेगी और किसी का नहीं करेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरीके से पहचानना है। ठीक है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था, अब देखो आपका जो हु है, बेसिकली मैं आपको बता दूं यहां पर ये कंजक्शन का काम करता है, क्योंकि आपकी एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, सब्जेक्ट का काम, मतलब एक कंजक्शन का मतलब क्या होता है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होना। पहला सेंटेंस आपका होगा इट वाज हिम, दूसरा सेंटेंस होगा हु हेल्प्ड एवरीवन। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका जो ये वाज है, क्या वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है? सर आपने तो अभी जस्ट ये बताया कि अगर ये सभी वर्ब अगर सेंटेंस में आ रही है और अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब प्रेजेंट है तो वो वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या कोई और वर्ब आ रही है वॉज के अलावा? सर नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है इट मींस बच्चे कि ये आपका जो वॉज है वो किसका काम कर रही होगी, मेन वर्ब का काम कर रही होगी। तो आपका आ गया ना वही कॉन्सेप्ट कि बी की फॉर्म अगर एक मेन वर्ब का काम करती है तो उसके आगे हमेशा किसका यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस का। इट मींस हिम की जगह पर यहां पर किसका यूज किया जाएगा, ही का। क्लियर है। ओ भाई यार इसमें सी का मत कर देना यूज। क्लियर। हाँ, सेंटेंस में आपको कई बार बताया कि आप एरर फाइंड करो, यू आर फ्री टू फाइंड एनी टाइप एनी एरर, लेकिन हाँ भाई सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर वो ये कहने वाला है कि इट वाज ही, मतलब वो लड़की की बात करने वाला है। ऐसा मत करना कि वो क्या उसको लड़की बना दो तुम, ठीक है ना, लड़की बनना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार फिर से एक आपको रिकैप दे देता हूं कि ये तो सिंपल है भाई कि वो सब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के पहले होता है। सेकंड सेंटेंस ये कि अगर बी की फॉर्म एक मेन का काम करेगी तो वो उसके बाद आपका सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। ठीक है भाई। चल, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या है कि सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। क्या बात कर दी है ना सर, ऐसा बता दिया, इतना ज्ञान दे दिया कि ज्ञान कहां रखें पता नहीं चल रहा। वर्ब के बाद जैसे मैंने यहां पर बोला भी वही सेंटेंस लेता हूं, आई लव यू। तो देखो यहां पर ये क्या है, एक वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। अब जैसे मैं यू की जगह पर ही लिखूं या फिर हिम लिखना चाहिए, चलो एक काम करते हैं। तो यहां पर ये वर्ब है, आपका ही आना चाहिए, सही ही नहीं आएगा, सी आना चाहिए या फिर हर आना चाहिए। चलो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, आई लव शी होगा या फिर आई लव हर होगा। तो
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि वर्ब के पहले जरूर आप वो सब्जेक्टिव केस लगाते हो, लेकिन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो मतलब आपका सी की जगह पर क्या आएगा, हर का यूज किया जाएगा। क्लियर है? अब जैसे यहां पर है सी चीटेड मी, तो यहां पर मुझे बताओ ये चीटेड क्या हो गया सर, वर्ब हो गया, इसके आगे सब्जेक्ट हो गया और इसके आगे ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या मैं मी की जगह पर आई लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते। वर्ब के बाद आपका क्या लगेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, और वर्ब से पहले क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। ये पहला पॉइंट तो सभी में सही था। अगला, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस है सी एग्रीज टू मी, एग्रीज टू आई नहीं होता है, टू आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। क्लियर है? जैसे आप कई बार यूज भी करते होंगे ही, जैसे विश हैप्पी बर्थडे टू मी। क्लियर है? ऐसे ही तो यूज करते हैं जब कोई बर्थडे विश नहीं करता है। तो ऐसे मेनली मेरे साथ भी कई बार हुआ है, ठीक है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ भी कई बार होता है। हमें बताना पड़ता है कि भाई मेरा बर्थडे है, मुझे विश करो, तो अपन क्या लिखते हैं उसमें कि विश हैप्पी बर्थडे टू मी। क्लियर है? तो टू आई का यूज नहीं करते, टू मी का यूज करते हैं। मतलब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है बच्चे, आपका प्रेपोज का, ऑब्जेक्टिव केस का। थर्ड जो आपने कई बार बोला जरूर है, हमने इस टाइप की चीजों को बोला जरूर है, थर्ड जो मैं थर्ड पॉइंट बताने वाला हूं, लेकिन हमने कभी इसमें गौर नहीं किया। जैसे आपने कई बार बोला है लेट्स गो, क्लियर है, लेट्स फन, इस तरीके से हमने कई बार बोला है ना। तो ये लेट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है लेट अस, मतलब लेट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, क्योंकि अस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर है? तो आपका अस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि लेट के बाद आपका किसका यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस है लेट यू एंड आई गो देयर, सर गलत बात, अभी जस्ट आपने क्या बोला कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, तो इट मींस आई की जगह पर क्या होगा, आपका मी होगा। क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत परेशानी आनी भी नहीं चाहिए यार, कि अब क्या दिक्कत परेशानी आएगी, अब तो बोर्ड का भी प्रेशर खत्म हो गया, अब तो बोर्ड का भी प्रेशर नहीं है, अब तो सिर्फ एनडीए है। क्लियर है? चलो, तो एक बार इमेजिन करो भाई कि तुम्हारा बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपका एनडी भी क्लियर हो जाए, तो क्या ही मजा, मतलब जो सपना देखा था वो सब साकार हो जाएगा। अगर मैं सब्जेक्टिव केस की बात करूं बच्चे, यूज क्या है इसका, सब्जेक्टिव केस का यूज ये है कि सर आपका जो मेन वर्ब या फिर वर्ब होगा उसके पहले सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। दूसरा यूज ये है कि अगर बी की फॉर्म एक मेन वर्ब का काम करेगी तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। ये हो गया सब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव केस का पहला ये है कि सर मेन वर्ब के बाद या फिर वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। सेकंड इसका ये है कि इसका प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तीसरा आपने जो बताया सर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ये था आपके दोनों स्लाइड में। क्लियर है? और इतना आसान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा आगे चलकर, ये कुछ क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं भाई, जैसा हमने सीखा है अभी तक। ठीक है ना, हमने सीखा भी है कि हम बस नॉर्मली चलते ही आ रहे हैं। देखते हैं भाई, पहला पॉइंट आपका ये है, और हर एक चीज को नोट डाउन करना है, मेक श्योर कि आपने नोट डाउन कर रखी होंगी ये चीजें। ठीक है ना, चलो, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। वाह सर, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब आपको एरर फाइंड करना है इसमें, मैं आपको स्लॉट बना के दे देता हूं, ये मोर हो गया, यहां पर ये कर देता हूं और ये कर देता हूं। क्लियर है? ऑफलाइन वाले बच्चे तो तुरंत ही मतलब चुटकी भर में उड़ा देंगे इसको। तो ये जो सेंटेंस है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका यहां पर मी की जगह पर क्या आएगा बच्चे, आई आएगा। सर ये कैसे कह दिया आपने? चलो देखते हैं। सर आपने अभी सिखाया मुझे कि सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, तो ये तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है, इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे। तुमने क्या यही सोचा था कि बस केमिस्ट्री में ही एक्सेप्शन होते होंगे? अरे केमिस्ट्री से ज्यादा इंग्लिश में एक्सेप्शन है भाई। क्लियर है? तो उन चीजों को भी ध्यान में देखेंगे। और हाँ, यूपीएससी हमेशा वो पूछता है जो बच्चों को पता नहीं होता। क्लियर है? एक्सेप्शन हमेशा पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो देखो, अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूं एक नॉर्मल सी चीज बताओ, मुझे बताना आप, एक तरफ मेरे पास 12th का बच्चा है और एक तरफ मेरे पास कह सकते हैं 6th क्लास का बच्चा है, क्या इनका कोई कंपैरिजन बन सकता है? सर बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ये 12th का तो यहां पर भी 12th का होना चाहिए। सेम चीज बच्चे यहां पर आपको अप्लाई करनी है। अगर आपका सब्जेक्टिव केस है तो उसका कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव केस से होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है तो उसका वो कंपैरिजन भी आपका ऑब्जेक्टिव केस से होगा। ये ध्यान में रख लोगे। तो सर ये सब्जेक्टिव केस है मेरा, ही क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और अगर ही सब्जेक्टिव केस है तो यहां पर भी मेरा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो आपका कंपैरिजन की बात मैं कर रहा हूं, कंपैरिजन अगर होता है तो दोनों मतलब दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो वहां पर भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ठीक है भाई? तो आपका ही की जगह पर, ही यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो आपका मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया यहां पर, आई का यूज किया। ठीक है ना, अगला सेंटेंस देखो, हैदर अली इज मोर हैंडसम देन ही। अब ये बताओ, ये तो सेंटेंस में आ रहा होगा ना कि सर जो हैदर अली है, हैदर अली एक सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि नेम हो गया ना किसी का, सब्जेक्टिव केस है, तो उसका कंपैरिजन भी बच्चे किससे होगा, सब्जेक्टिव केस से होगा, तो आपका ही करेक्ट होगा।
क्लियर है। अब जैसे अगला है कि सर ऑब्जेक्टिव केस का समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्टिव केस का बताओ तब तो हम जाने। तो ऑब्जेक्टिव केस का एक सेंटेंस आपके सामने है कि हर फ्रेंड्स आर मोर सक्सेसफुल देन मी, मतलब उसके जो फ्रेंड हैं वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। क्लियर है। तो मुझे तो सक्सेसफुल वर्ड से एक ही चीज याद आती है, सक्सेसफुल। क्लियर है। आपने देखा वो मीम कई बार ये बहुत वायरल हुआ था, गुरुजी मुझे क्या होना है, सक्सेसफुल। क्लियर है। तो वही आपका सक्सेसफुल वर्ड हो गया यहाँ पर। तो हर का मतलब बच्चे ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑल्दो मैं आपको यहाँ पर बता दूं हर फ्रेंड्स में ये हर जो है वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन आपका हर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो यहाँ पर आपका मी करेक्ट होगा। क्लियर है भाई, समझ में आया भाई, घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा? क्लियर है भाई। चलो तो आपका इसका पॉइंट का क्या बन गया, अगर कंपैरिजन होगा तो बराबरी का होगा, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से होगा। लेट मी टेल यू कि मैं कभी भी मैं हर एक मतलब इस चीज पे विश्वास रखता हूं कि बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं करानी चाहिए। स्पून फीडिंग का समझ रहे हो, मतलब कि हर एक चीज आपको दे दी जाए। आपको मैंने ये सेंटेंस समझाए हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आपको खुद लिखना है, जो मैंने आपको डिस्कस भी किया यहाँ पर कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से। अब देखो भाई अगला पॉइंट, ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं चल रहा है अभी, उसी के अंदर पॉइंट्स हैं ये। अब आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, आपने ऐसे सेंटेंस कई बार देखे होंगे, डैश कॉमा डैश एंड डैश विल गो टू माई हाउस। क्लियर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और दिक्कत तो ये है कि सर चारों ऑप्शन में नेम चीजें सब सेम है, हमें तो चारों ऑप्शन से वो एक जैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके कॉन्सेप्ट का नाम होता है बच्चे अरेंजमेंट ऑफ दी पर्सन्स। क्लियर है। जब कभी आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन्स आ जाएं, क्लियर है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, मतलब ये तीनों या फिर 2 आ जाए इनमें से, तो उनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है वो वाला कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा जाता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए भाई, अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि सभी के सभी जो सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, दैट इज योर यू आई सीमा जो भी चीजें हैं, ये सबके सब सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, ये आपके होने चाहिए सिंगुलर। क्लियर है। कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं देन यू हैव टू यूज द सीरीज 2 3 1। मतलब आपको अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपको सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन को लगाना है और फिर फर्स्ट पर्सन को लगाना है। क्लियर है। तो देखो जैसे ये सेंटेंस है, आप मुझे सेंटेंस पढ़कर ये बताओ क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? सर ये सेंटेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसमें तो कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं। तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, मतलब आपका फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड आपकी कंडीशन क्या है कि आपके सब्जेक्ट कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो आपके सारे देखो इसको छोड़ दो, इस गधे को छोड़ दो, ये यू को, यू तो भाई सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो खरबूजा, खरबूजे को देखकर ही तो रंग बदलता है। तो अगर आपके और भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, और अगर आपके प्लूरल है सब्जेक्ट तो ये प्लूरल का काम करेगा। सीमा कैसा होता है भाई, सिंगुलर होता है शब्द, और आपका आई कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इसका मतलब यू भी कैसा होगा, सिंगुलर। मतलब आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर दी गई है, आपका सेंटेंस भी अफर्मेटिव है और आपका वो सभी के सभी सब्जेक्ट भी सिंगुलर हैं। तो आपको कौन सा सीरीज यूज करना है सर, सेकंड पर्सन पहले, तो सेकंड पर्सन पहला इसमें है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन, कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको सीरीज लगानी है 1 2 और 3, ये सीरीज लगानी है फिर आपको। क्लियर है। मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर इन दोनों कंडीशनों में से कोई भी एक, भले दोनों ही कंडीशन फुलफिल ना हो, लेकिन कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है देन यू हैव टू यूज द सीरीज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? और अगर समझ में आया तो लाइक तो ठोक दो, वो वाला वो कहें लाइक सेट ठोक दो महाकाल की वो से। क्लियर है। चलो भाई, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर तो कर ही दो। चलो अब आगे बात करते हैं। अब ये कौन सा समझ में आ गया कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है पहली कंडीशन, और अगर सेंटेंस आपका सारे सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं तो आपको कौन सी सीरीज यूज करनी है सर, 2 3 1, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। अगर इन दोनों कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है देन यू हैव टू यूज द सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके। एक चीज और याद रखना बच्चे, इस सीरीज में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपकी कैसी होती है, प्लूरल होती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसी होगी बच्चे, प्लूरल होगी। क्लियर है। आप समझ सकते हो क्यों होगी, क्योंकि आपके एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, और जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कैसी बन जाती है, प्लूरल होती है। अब देखो ये वाला सेंटेंस, डैश कॉमा डैश एंड डैश मेड अ ब्लंडर। अब पहले तो ब्लंडर का मतलब समझ में आना चाहिए। ब्लंडर का मतलब होता है बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देना। तो हमेशा याद रखना कि नॉट का यूज करके
आप ये नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव ही होगा हमेशा। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें नोट वगैरह देखते रहो आप। ये ब्लंडर एक नेगेटिव सब वो आपका मतलब वर्ड है, तो ब्लंडर एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस कैसा बन गया, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और नेगेटिव सेंटेंस बन गया तो दूसरी तो कंडीशन फुलफिल करनी ही नहीं है, फिर तो आपको सीरीज कौन सी लगानी है सर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोनों कंडीशनों में से पहली कंडीशन तो यही थी कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो ये है ही नहीं, और पॉजिटिव नहीं है तो आपकी सीरीज क्या होगी 1 2 3, तो 1 2 3 बी ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पिकअप करना है आपके ऑप्शंस को। क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलो अब ये वाला सेंटेंस, यू वी एंड दे हैज गोन फॉर अ एडवेंचरस राइड। अब इस सेंटेंस का भाई यार आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्लियर है? किस में बताना है? कमेंट में। इस ये नहीं बताना किस स्लॉट में है, आपको उसको करेक्ट करके बताना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैंने अभी जस्ट आपको सेंटेंस क्या बताया कि अगर दो कंडीशन, कौन कौन सी, पहली कंडीशन क्या थी कि आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव तो क्या है ना, गलत ही होगा, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। दूसरा आपका था कि सब्जेक्ट सभी के सभी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आपकी सीरीज बनती है 2 3 1, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपकी सीरीज बनती है 1 2 3। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आंसर मतलब पूरा सेंटेंस करेक्ट करके आपको कमेंट में बताना है। क्लियर है भाई? चलो, क्योंकि मैं ही क्यों बताते रहूं, थोड़ा बहुत तुम भी कर लो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आपका जाकर कह सकते हो कि पर्सनल प्रोनाउन खत्म हुआ है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या क्या पढ़ा सर? पहले तो हमने ये पढ़ा कि कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज, ऑब्जेक्टिव केस का यूज, फिर हमने ये भी देखा कि भाई जो आपके अगर कंपैरिजन होता है तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ। फिर उसके बाद हमने देखा सीरीज, मतलब आप कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ द पर्संस। क्लियर है? अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा वो आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्संस आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो आपको किस तरीके से इनको अरेंज करना है। क्लियर है भाई? चलो हाँ जी, अब चलें आगे। चलो अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन काफी इजी है, ठीक है, काफी इजी है। एक इसमें वर्ड आता है बच्चे ईच अदर, इसमें एक वर्ड आता है आपका ईच अदर और दूसरा वर्ड आता है वन अनदर। अभी नीचे मत देखना थोड़ा सा, ये अदर और अनदर को छोड़ दो अभी, ठीक है ना, इसकी तो बात अपन बाद में करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं ईच अदर की। तो आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की भी जरूरत है कि सर ईच अदर कितने के लिए यूज होता है। क्लियर है? मेड फॉर ईच अदर, है ना, सुना है ना भाई, मेड फॉर ईच अदर। मतलब जब कभी भी दो पर्सन होंगे और दो पर्सन के लिए अगर मुझे यूज करना होगा देन आई विल यूज ईच अदर। ठीक है? और अगर दो से ज्यादा लोग हैं देन वन अनदर। तो वन अनदर वहां यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, और ईच अदर तब यूज किया जाता है जब आपके दो पर्सन होते हैं। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं सचिन एंड सीमा टॉकिंग टू ईच अदर। क्लियर है? सचिन एंड सीमा आर टॉकिंग टू ईच अदर। पता नहीं क्या सोच लेते हो तुम लोग दिमाग में। ठीक है, चलो। और वन अनदर की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, क्योंकि सभी स्टूडेंट, दो से ज्यादा हो गए ना, तो दो से ज्यादा अगर हो जाता तो आपको वन अनदर का यूज करना होता है। ठीक है भाई? चलो अगर मैं देखूं इसके कुछ एग्जांपल्स तो आपके सामने हाँ हैं, एग्जांपल्स हैं। चलो भाई तैयार हो जाओ, सेकंड सेंटेंस करने वाले। ही वॉज सो अफ्रेड, बहुत डरा हुआ है बेचारा, दैट हिज नीज नॉक्ड। कितने घुटने होते हैं? जरूरी नहीं है कि आपको पका पका चीज मिल जाए, दो चीजें वहां पर देखने को मिल जाए, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। कितने घुटने होते हैं? मैंने तो आज तक दो से ज्यादा घुटने किसी के देखे नहीं है, ना दो से कम देखे हैं, दो ही घुटने होते हैं। तो कंडीशन कितनी होगी? सब दो चीजों की होगी, दो चीजों की होगी तो यहां पर क्या लगाएंगे अपन? ईच अदर। क्लियर है? अब जैसे यहां पर है फर्स्ट वाला, ट्विंस आर आइडेंटिकल। ट्विंस का मतलब क्या हो गए है सर? ट्विंस का मतलब हो गए है दो लोग, और दो लोग अगर हो गए है तो ईच अदर। अरे किसने बोला यार इंग्लिश इतनी हार्ड है? कितना तो प्यारा सब्जेक्ट है। एवरीबडी बेड गुड बाय टू, सभी लोग, आप मतलब सभी लोग क्या कर रहे हैं? टाटा बाय बाय कर रहे हैं। क्लियर है? तो सभी लोग अगर टाटा बाय बाय कर रहे हैं तो दो से ज्यादा हो गए, अगर दो से ज्यादा हो जाते हैं तो भाई वन अनदर। चलो भाई अगला, हाँ जी देखो भाई देखो, लैला एंड मजनू। ठीक है, लैला एंड मजनू नेवर एग्री विथ ईच अदर। ईच अदर क्यों? दो लोग हैं और दो लोगों के लिए किसका यूज किया जाता है? ईच अदर का। तो ये कॉन्सेप्ट था भाई ईच अदर का और वन अनदर का। ईच अदर तब यूज किया जाता है जब दो पर्सन होते हैं, और वन अनदर तब यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा पर्सन होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? चले, चलो भाई अब आपने वो नीचे वाला सब मैंने आपको बोला था कि उसको नहीं देखना, अब उसको देखो। क्लियर है? अब इसको देखने की बारी आई। अदर का मतलब क्या होता है बच्चे? अदर का मतलब होता है सेकंड आउट ऑफ टू।
सेकंड आउट ऑफ टू, मतलब दो में से दूसरा। जैसे आपके दो हाथ हैं, भगवान सभी की दो हाथ हैं, क्लियर है? दो हाथ हैं और आपने पीछे कर रखे अपने हाथ को, और आपसे आपके दोस्त ने ये बोला भाई क्या है हाथों में, तो आपने एक हाथ दिखा दिया भाई कुछ नहीं है। पर आपका दोस्त ये कहेगा नहीं 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 दूसरे हाथ में क्या है, तो जब दूसरे हाथ में यूज बोलेगा ना वो दूसरे हाथ में, तो दूसरे हाथ का मतलब है अदर हैंड, क्लियर है? अदर हैंड का यूज किया जाएगा, अनदर हैंड का यूज नहीं किया जाएगा। अनदर का मतलब होता है बच्चे एक और, एक और आप कह सकते हो, या फिर इनको इंग्लिश में बोलेंगे तो वन मोर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इन एडिशन, एडिशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो चाय लवर होते हैं, तो भाई ऑफेंड मत हो जाना यार, ठीक है ना? चाय लवर जो होते हैं तो उनको एक कप ऑफ टी से कुछ काम नहीं होता भाई, ठीक है ना? एक कप चाय से कुछ काम नहीं होता, तो वो क्या कहेंगे? आई वॉन्ट एनदर कप ऑफ टी, क्लियर है? तो मतलब मुझे एक और कप ऑफ टी चाहिए, ये नहीं कहेंगे दूसरी कप ऑफ टी चाहिए, वो क्या कहेंगे? मुझे एक और कप चाहिए। तो जब एक और का सेंस आएगा ना, तब अपन यूज करेंगे किसको? वन अनदर को। किसको यूज करेंगे? वन अनदर को। तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस हो जाए। चलो, वॉट डिड यू हैव इन हैंड, तो बताओ भाई वो अदर और एनदर में से क्या यूज किया जाएगा? आपके दूसरे हाथ में क्या है ना, तो दूसरे, सेकंड आउट ऑफ टू, तो सेकंड आउट ऑफ टू का मतलब अदर हैंड, क्लियर है? अगला, टू बैग्स आर नॉट सफिशिएंट, आई वॉन्ट सर मुझे दो बैग सफिशिएंट नहीं है, मुझे एक और चाहिए, तो आई वॉन्ट एनदर वन, क्लियर है? अगला, द पोस्ट ऑफिस इज ऑन द डैश साइड ऑफ द रोड, अच्छा रोड की भाई दो ही साइडें होती हैं, क्लियर है? या फिर तो इस साइड या फिर उस साइड, तो दो में से दूसरी साइड की बात कर रहा है ना वो ये कह रहा है कि द पोस्ट ऑफिस इज ऑन दी, दूसरी साइड पर है, तो आपका अदर साइड ऑफ द रोड। अगला, वन सन वेंट टू ग्वालियर, एक तो पुत्र उसका ग्वालियर चला गया, एंड डैश सन किल्ड इन एक्सीडेंट, बड़ी दुखद खबर है, क्लियर है भाई? तो बताओ भाई, दो पुत्री तो थे, तो दूसरा पुत्र उसका बेचारा, ठीक है भाई? अदर सन किल्ड इन एन एक्सीडेंट, क्लियर है भाई? चलो, मे आई हैव डैश पैग ऑफ विस्की, ठीक है ना? थोड़ा नशे में मत हो जाना। तो इसका आंसर आई वॉन्ट इन कमेंट बॉक्स, क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क, क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क अभी की अभी कर दो भाई कमेंट, काय के लिए होमवर्क इतना खराब वो मतलब इकट्ठा करते रहते हो, क्लियर? तो अभी के अभी इसका कमेंट कर दो भाई, वो कमेंट बॉक्स में कर दो आंसर इसका। तो दो क्वेश्चन हो गया आपके होमवर्क के, मैं गिनते जा रहा हूं, देखते हैं किस किस ने भाई पूरी वीडियो देखी है कि नहीं। चलो, और बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो सही से, अगर सिंसियर होकर आपने वीडियो देखी, तो बिलीव मी, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, वोकैब की तो बात ही अलग है भाई। वोकैब तो कह सकते हो भंडार है, भंडार में से कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं जो कि एनडी ने पूछी हुई हो, क्लियर है? मैं कभी ये प्रेडिक्ट नहीं करता कि मेरे पूरे के पूरे वर्ड मेरे वो पीडीएफ में से आ जाएंगे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि आप सारे वर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने सुना है ना एलिमिनेशन मेथड, कई लोगों ने ये बोला कि एलिमिनेशन मेथड अब तो खत्म, भाई कोई खत्म नहीं है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तपना पड़ता है। बलिदान बैच इसी के लिए तो आया है, आपको तपना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी इस वो क्या नाम है सपनों को साकार कर पाओगे। आपने क्या सोचा कि कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी तो पेपर है, नॉर्मल पेपर नहीं है ये। जिसने नहीं पढ़ा है ना उसके लिए कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, और जिसने अगर मेहनत अच्छे से करी है, बिलीव मी, उनको पेपर बहुत आसान लगता है, जो कि एनडी अभिलाषा ने कई बार करके भी दिखाया। पिछले 2 साल में इतना रिजल्ट, बिलीव मी, पूरे मध्य प्रदेश में इतना रिजल्ट नहीं है जितना हमारे एनडी अभिलाषा ने दिया है, क्लियर है? आई एम नॉट जस्ट के मैं इस प्लेटफॉर्म में इसकी वजह से बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ भी आपके पास में दिखाऊंगा, क्लियर है? चलो भाई, अब मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो चलो देखते भाई डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जैसा नाम है ना वैसे इसका काम है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सच सच बताना भाई, अभी 26 जनवरी निकली, ठीक है भाई? किस किसने स्कूल में जाकर दोबारा लाइन में लगकर अपना जो है लड्डू या फिर बिस्किट वगैरह जो भी मिलते हैं, पेप्सी वगैरह जो भी, वो लिया है? भाई उस चीज़ का मजा ही अलग है, क्लियर है? हमारे स्कूल में भी ऐसे होता था, लेकिन हमारे टीचर थोड़े स्मार्ट होते हैं, बेसिकली सभी टीचर्स अब स्मार्ट हो गए हैं, तो वो हर एक कॉर्नर्स पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नहीं मिल पाता, लेकिन तब भी हम लोग कर ही लेते थे, ठीक है? चलो बात करते हैं इसमें जो वर्ड्स आते हैं। आपको मैं ये कह दूं कि आपका अगर स्पॉटिंग द एरर आ रहा है, तो भाई मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक से तो कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कि अभी तक मुझे सच कोई इतना बड़ा टॉपिक दिखा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक दिखा नहीं है जितना इसने पूछा है, क्लियर है? इसकी पीवाईक्यूज में मेरे ख्याल से मैंने लगवा दिए थे, पीवाईक्यूज भी होंगे इसके, ये देख लो भाई कितना भर के क्वेश्चन आए हैं इसके, क्लियर है? तो इसलिए इसके लिए आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं प्यार से, बहुत प्यार से समझते हैं।
पहले तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, ये आपके किस में आ जाते हैं। ऑल्दो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, लेकिन 2-3 ही चीजें आती हैं इसमें, लेकिन आप सभी को समझेंगे, एक ही बार में समझेंगे सभी को। ईच का यूज होता है बच्चे दो के लिए भी या फिर दो से ज्यादा के लिए भी, मतलब आप दो के लिए भी यूज कर सकते हो और दो से ज्यादा क्वांटिटी हो तब भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि ईच बुक इज गुड, ठीक है ना, मतलब हर एक बुक, कॉपी या फिर किताब सही है, अच्छी है। एवरी का यूज होता है बच्चे सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा के लिए, मतलब दो से ज्यादा, मतलब यहां पर मैं एवरी का यूज नहीं कर सकता, मतलब यहां पर हम एवरी का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दो से ज्यादा बुक्स हैं। ईच बुक इज गुड का मतलब है बच्चे दो से ज्यादा क्वांटिटी, तो दो से ज्यादा क्वांटिटी के लिए आप एवरी का भी यूज कर सकते हैं और आप ईच का भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ईच और एवरी में डिफरेंस किस चीज का है सर, दो क्वांटिटी का। जैसे मैंने ऐसा बोल दिया कि एवरी ऑफ 2 बुक्स इज गुड, तो आपका ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सर 2 बुक्स हैं और 2 बुक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ईच का यूज किया जाता है, एवरी का यूज नहीं किया जाता। एवरी का यूज कब होता है सर, जब 2 से ज्यादा बुक्स हो, क्लियर है। तो आपको एवरी हटाकर यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, ईच लगाना पड़ेगा। इसके जगह पर आप पहले वाले सेंटेंस में एवरी भी यूज कर सकते हो, क्लियर है। आइदर जो यूज होता है वो दो में से एक का यूज किया जाता है। जब आपके पास दो क्वांटिटी हो, दो क्वांटिटी में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, देन यू विल यूज आइदर। और अगर दो क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी में से किसी को यूज नहीं करना, देन यू विल यूज नाइदर, क्लियर। तो आइदर और नाइदर में समझ में आ गया सर। आइदर का तब यूज किया जाता है जब दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, और नाइदर का तब यूज किया जाता है, वो किया जाता है जब आपको दो में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना, क्लियर है। मतलब वो 0 आउट ऑफ 2। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि दो बच्चों में से एक बच्चा होशियार है उनका, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, आइदर ऑफ 2 सन्स इज इंटेलिजेंट, क्लियर है। मतलब दो में से कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट है, इस सेंटेंस का मतलब हो गया। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं इस वाले सेंटेंस में कि दोनों स्टूडेंट में से कोई नहीं आया, तो मैं यहां पर बोलूंगा नाइदर ऑफ दी 2 स्टूडेंट्स वॉज, आप ये कह सकते हो कि दोनों स्टूडेंट में से कोई नहीं आया, तो आप ये कह सकते हो हैज कम, क्लियर है, बस हो गया। अच्छा, अब बात आती है वन का और नन का। तो ये कॉन्सेप्ट तब आप यूज करते हो जब आपके पास कंडीशन हो दो से ज्यादा की, क्लियर है। क्वांटिटी आपकी दो से ज्यादा से होनी चाहिए। अगर दो से ज्यादा चीजें हैं और उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तब आपको यूज करना होता है या फिर तो आप एनी का यूज, वो वन का यूज करो, नहीं तो आप एनी और वन का यूज करो। ध्यान में रखना बच्चे, एनी और वन के बीच में प्लेस, वो स्पेस है, क्लियर है। एनी वन वो अलग होता है हर कोई, इसका मतलब होता है एनी वन का मतलब कोई एक, समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर आपके पास दो से ज्यादा क्वांटिटी हो और आपको किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, देन यू हैव टू यूज नन। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। ईच का यूज कब होता है सर, जब मेरे पास क्वांटिटी दो की भी हो और दो से ज्यादा की भी हो, तब हम करते हैं यूज ईच का। एवरी का यूज कब किया जाता है सर, जब हमारे पास क्वांटिटी दो से ज्यादा की हो। अगला, आइदर का यूज कब करना होता है सर, आइदर का तब यूज करते हैं जब दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। नाइदर का यूज कब किया जाता है सर, जब दो में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना हो। और अगर मेरे पास क्वांटिटी दो से ज्यादा की है, तो अगर मैं कहूं कि नाइदर, वो नन का यूज कब किया जाता है सर, जब दो से ज्यादा क्वांटिटी हो और किसी को यूज नहीं, किसी को चूज नहीं करना है, फिर किसी को आपको उसमें कोई भी, मतलब 0 आउट ऑफ 2 प्लस। अगला आपका है एनी वन या फिर वन, तो आप कह सकते हो कि जब कभी आपको दो से ज्यादा में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गया भाई। अब ये तो नॉर्मल चीजें हो गई जो आपको समझ में आनी चाहिए थी। और मैं आपको बता दूं, बिलीव मी, जितना मैंने अभी तक बताया है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछ सकता तो वो ईच और एवरी में से ही पूछ सकता बस। अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपसे पूछ सकता है। और ध्यान में रखना, ये सभी के सभी जो सेंटेंस, जो आपके वर्ड लिखे हैं, ये आपके सिंगुलर होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लेते हैं, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जितने भी ये मैंने लिखे हैं, क्लियर है। अच्छा, अब सेंटेंस ध्यान से समझना जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर इनके बाद बच्चे ऑफ का या फिर ऑफ द का यूज हो जाता है, अगर इन वर्ड्स के बाद ऑफ का या फिर ऑफ द का यूज हो जाता है, ध्यान में रखना, या फिर तो ईच ऑफ हो या फिर ईच ऑफ द हो जाए, एवरी ऑफ हो या फिर एवरी ऑफ द हो जाए, आइदर ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ द हो जाए, इस तरीके से। तो ध्यान में रखना, आगे जो भी आपका क्या नाम है सब्जेक्ट आने वाला है, वो हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन हेल्पिंग, वो सॉरी उल्ट, वो मैंने बोल दिया, प्लूरल होगा। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपकी कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा एवरी बुक इज गुड या फिर इंटरेस्टिंग, जो भी आप लिखना चाहो। फिर मैंने यहां पर लिख दिया एवरी ऑफ दी
every of the three books are interesting या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग ना कर इंटरेस्टिंग ही कर लो भाई। क्लियर है? पहला सेंटेंस है कि एवरी बुक इज गुड, मतलब हर एक बुक अच्छी है, दो से ज्यादा ही क्वांटिटी है इसकी वजह से। क्लियर है? तो मैंने बुक का बुक ही रखा, बुक्स नहीं बनाया। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में अगर आप चेक करोगे तो मैंने बोला है एवरी ऑफ दी थ्री बुक्स आएगा अब यहां पर। लेकिन हेल्पिंग और हमेशा कैसा आना चाहिए भाई? सिंगुलर हेल्पिंग और भी ही आनी चाहिए। तो सिंगुलर अगर हेल्पिंग और आएगी बच्चे तो आर की जगह पर क्या करना पड़ेगा? इज। ये कॉन्सेप्ट है जो कई बार एनडी ने पूछा भाई, कई बार। आपने अगर पीवाईक्यूज लगाए होंगे ना तो पीवाईक्यूज में ये बहुत बार दिखेगा आपको। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन करने की बारी है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरे इनको हटाओ यार, चलो ये वाले करते हैं जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, उन्हीं की बात कर लेते हैं। चलो सर हमें तो विश्वास ही नहीं होता, ये लो विश्वास करो। ही इज वन ऑफ द डैश इन द कंट्री। तो सर वन ऑफ द का यूज कर लिया है ना, तो वन ऑफ द के बाद यूज करेंगे हम जो भी चीज आएगी प्लूरल आएगी, लेकिन हेल्पिंग और कैसी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग और आएगी। क्लियर है? तो वन ऑफ द के बाद ये तो हट गया क्योंकि जर्नलिस्ट है, ये भी आ सकता है, ये हट जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, वेल नोन होता है या फिर वेल रिनोन्ड होता है? सर वेल नोन होता है ना, हर कोई जानता हो। क्लियर? तो आपका क्या आ जाएगा? वेल नोन जर्नलिस्ट। क्लियर है? ही इज वन ऑफ द वेल नोन जर्नलिस्ट। क्लियर है भाई? अब ये वाला देख लो, द लेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ दी। क्लियर है? वन ऑफ द आ गया ना, तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल आना चाहिए। सर प्लूरल आना चाहिए, दोनों तो हट गए क्योंकि मेंबर मेंबर लिखा हुआ है, हट गए। चलो अब मोर पावरफुल होगा या फिर मोस्ट पावरफुल होगा? तो मुझे एक बात बताओ, मोर तो तब कंपैरेटिव डिग्री तो तब लगती है ना जब दो की बात करी जाए। तो दो की बात तो कर ही नहीं रहे, वो तो 10 लोगों की बात कर रहे हो। तो 10 में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आपका मोस्ट पावरफुल मेंबर्स। क्लियर हुआ? ये दोनों जो मेरे ख्याल से थे वो सीडीएस के थे, आई थिंक सो। क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं बात करता हूं आपके जो एनडीएम ने पूछा है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टंबैको, मतलब वही घिसने वाले। क्लियर है? तो वन ऑफ द भी यूज हो सकता है, मैंने आपको क्या बोला था, या फिर तो ऑफ का यूज हो जाए फिर ऑफ द का यूज हो जाए। तो वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ठीक है वो ठीक है क्योंकि आपका यहां पर प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर। अभी एडजेक्टिव जब एडजेक्टिव की क्लास में लूंगा तो उसके आगे उसमें मैं बताऊंगा सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा का यूज किया जाता है। जैसे आपने कई बार यूज नहीं किया, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। क्लियर? तो बेस्ट का आपका क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो उसके आगे किसका यूज करना पड़ता है? दा का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एरर था वो बेसिकली एडजेक्टिव का एरर था। ठीक है? अगला ये क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ दीज सब्सटेंस आर फाउंड इन इंडिया। सर ईच ऑफ का यूज हो गया, ईच ऑफ दीज यूज होगा, ठीक है, सब्सटेंसेस भी ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। क्लियर है भाई? चलो देखते जाओ, तुम तो बस कॉन्सेप्ट देखते जाओ। अगला देखो 83, ईच स्टूडेंट फ्रॉम अमंगस्ट, मतलब सभी में से। दो अमंगस्ट का यूज कब किया जाता है? सब जब दो से ज्यादा चीजें होती हैं। तो यहां पर दो से ज्यादा चीजें हो गई, ईच का यूज कर सकते हैं, ईच स्टूडेंट फ्रॉम अमंगस्ट द 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास वांट टू वॉच दिस मूवी। अब बस करो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बिलीव मी कि आपको हर एक क्वेश्चन हो जाएगा जो छोटे छोटे एरर पूछा जाता है। ईच कैसा होता है बच्चे? सिंगुलर होता है। और अगर ईच सिंगुलर है तो सारी चीजें सिंगुलर होनी चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होना चाहिए। तो देखो यहां पर वांट नहीं आएगा, वांट की जगह पर क्या आ जाएगा? वांट्स, क्योंकि सिंगुलर है ना, ईच क्या है? सिंगुलर है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। आगे देखो भाई 46, एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। सर एवरी कैसा है? सिंगुलर है, तो देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज आएगा। अगला 84, ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन नाई इज। अगला एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन, हाँ तो आपका बॉयज ठीक है। लव टू राइड, लव नहीं आएगा, लव आएगा। क्यों? वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर करने के लिए आपकी वर्ब में क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। ये क्वेश्चंस थे भाई, लिटरली ये क्वेश्चंस थे आपके पीवाईक्यूज में। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं मैंने टाइप कर दिया हूं, स्नैपशॉट ही तो लिए गए हैं। क्लियर है? चलो अब मैं बात करता हूं आपके अगले वो कॉन्सेप्ट की। अच्छा ये कराने हैं क्या यार? फिर ये तो कर ही लोगे तुम लोग। तो एक काम करता हूं, थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क करवाते हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन दें आपको? हाँ क्वेश्चन नंबर 4 कहां गए रे? क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसका, और आप ये कह सकते हो थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क। देखो जब तक आप वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक मजा थोड़ा आएगा यार। तो जो मैंने 2 क्वेश्चन इससे पहले दिए हैं उनका भी कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है? चलो आगे देखते हैं।
अब बात करता हूं मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अब आप कह सकते हो कि आप अपना मतलब अच्छे से बैठ जाओ, पानी आनी पीना भाई, पानी आनी पी लो अच्छे से, स्टॉप करके वीडियो को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कह सकते हो इजी भी है और कंफ्यूजिंग भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सर इसमें क्या क्या आता है, सर वो सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, ठीक है ना, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इसको हटा देना। ठीक है ना, कितने आते हैं, ये सारे के सारे वर्ड आपके आते हैं। इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखने का है, नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब इनका ना यूज आप एक सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं, ना इनको आप यूज एक ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं, ना ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, ना ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसका यही है, और इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए ने, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। अब ये तो भाई नीचे हो ही नहीं सकता, तो इस सेंटेंस को मैं यहां पर लिख देता हूं, यू, ही एंड, कहां गया, माई सेल्फ विल गो देयर। ठीक है भाई, विल गो देयर, सॉरी EIR वाला नहीं, चलो ये सेंटेंस है। तो सर सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते, तो इसका माई सेल्फ की जगह पर क्या आ जाएगा, यू, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो आपका आई आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक सेंटेंस, इसका ये कॉन्सेप्ट तो यही हो गया कि आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें एनडीए ने क्वेश्चन पूछा है। अब कौन सा आता है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट को करते हैं अपन स्टार्ट, यहीं से आता है ना मार्कर। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं, अब ध्यान से समझना। आपके इंग्लिश ग्रामर में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका काम या फिर तो नाउन कर सकता है बच्चे, या फिर प्रोनाउन कर सकता है, और किसी को इजाजत नहीं है एक ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए। ठीक है ना, या फिर तो आपका नाउन कर सकता है या फिर आपका प्रोनाउन कर सकता है। तो देखो आपके ऑब्जेक्ट दो होते हैं, या फिर तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप ये कह सकते हो, इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपके इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट बनने का काम या फिर तो नाउन का है या फिर प्रोनाउन का है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा ये है कि आपके इंग्लिश ग्रामर में दो चीजों के आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के एक्शन को झेलता है, और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है जो उसकी पोजीशन बताता है। क्लियर है, चलो भाई, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है, वैसे तो इतना कुछ कठिन नहीं है वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का, लेकिन तब भी आपको अगर थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि सर कुछ चीजें बता दो जिसकी वजह से हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट पता चल जाए, तो आपको व्हाट का या फिर हुम का आंसर मिलेगा। व्हाट का मतलब क्या, वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हुम मतलब किसको, कैसा, ठीक है ना, इस तरीके से, कैसा नहीं, हुम किसको। अब जैसे यहां पर है ही किक्ड हिम, ही किक्ड हिम का मतलब है कि उसने उसको लात मारी, किक मारा। ठीक है, अच्छा किक्ड आपकी वर्ब है, अब मुझे वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है क्या, किक्ड व्हाट नहीं, किक्ड हुम आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो हिम है वो किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, अगला ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो मुझे बताओ स्पीक्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है सर, या फिर तो व्हाट का आंसर देगा या फिर हुम का आंसर देगा। क्या ये फ्लुएंटली व्हाट का आंसर है, सर नहीं है। कि ये फ्लुएंटली किसका, हुम का आंसर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका एडवर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्लियर है, अगला ही स्मैश्ड द बॉल, स्मैश्ड व्हाट नहीं पता, स्मैश्ड हुम किसको, बॉल को मारा उसने। क्लियर है, चलो अगला। अच्छा यहां पर भाई हुम का मतलब हमेशा इंसानों से ही नहीं है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। आई एम गोइंग टू ग्वालियर, वर्ब हो गया गोइंग, टू आपका प्रेपोजिशन है, तो इतना तो ध्यान में रखना ही नहीं है भाई, टू प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ग्वालियर। क्लियर हो गया भाई, तो आपको ये मैंने बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर तो वो नाउन बन सकता है या फिर वो प्रोनाउन बन सकता है, और ऑब्जेक्ट आपके इंग्लिश ग्रामर में दो के होते हैं, वर्ब का होता है या फिर प्रेपोजिशन का होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया यहां पर। अब इसी से कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपका आएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखो दो तरीके की वर्ब होती हैं, एक तो होती है बच्चे फाइनाइट वर्ब, समझना ध्यान से है ना, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट। कहां चला गया, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन अपन बता देते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका एक्शन झेलने के लिए उनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका एक्शन झेलने के लिए उनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर उनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उनको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। उनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उनको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और मैं आपको ये बताने वाला हूं यहां पर, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रिलेशन नॉन फाइनाइट वर्ब से तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो वर्ब पहले से वो है ना जिनका ऑब्जेक्ट वो होता ही नहीं है। क्लियर है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पर है बच्चे फाइनाइट वर्ब का। मैंने अभी आपको क्या बोला कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका एक्शन झेलने के लिए उनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता ही होता है। क्लियर है, अब ध्यान से समझो यहां पर, अब बिल्कुल ध्यान लगाना यहां पर भाई।
देखो, सी किल्ड मी, किसको मारा? मी, मतलब मुझे मारा। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहां पर है सर, बिल्कुल है। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये कौन सी टाइप की वर्ब हो गई सर? ये फाइनाइट वर्ब हो गई। फाइनाइट वर्ब मतलब जिनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ये तो ध्यान में आ गया। लेकिन जब आप इसी सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको पता चल गया सर फाइनाइट वर्ब है। इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या आपको थोड़ा अधूरा सा नहीं लग रहा कि सर किल तो अभी आपने बताया फाइनाइट वर्ब है, और अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट कहां है? इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब ध्यान से समझो, अगर आपने ये पहचान लिया कि वो फाइनाइट वर्ब है, अगर उसका वहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट वहां प्रेजेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पर आता है उस एक्शन को झेलने के लिए। और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? जैसे यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है सर? सी है, और अब इसके एक्शन को वो खुद वो झेलेगा, तो ये सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा सर? यहां पर बनेगा हरसेल्फ। तो यहां पर आप सेंटेंस बन जाएगा आपका सी किल्ड हरसेल्फ। क्लियर है? क्यों? क्योंकि किल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर सेंटेंस देखो, दे हर्ट सुनील, तो यहां पर तो हो गया सर हर्ट, क्या हो गया? वर्ब। और किसको वो हर्ट किया? सुनील को। अच्छी बात है कि मेरा हर्ट जो होता है वो क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन सर यहां पर जब सेंटेंस को मैंने देखा तो ये तो अधूरा सा लग रहा है। तो यहां पर अगर हर्ट एक फाइनाइट वर्ब है तो यहां पर ये अपना वो एक्शन खुद झेलेगा, वहां पर यहां पर क्या लगेगा? देम सेल्व्स। क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है भाई, कि सर ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जो आपकी फाइनाइट वर्ब होती हैं। भाई ऐसे तो बहुत सारी फाइनाइट वर्ब हैं, लेकिन जो एनडीए ने आपसे पूछी हुई हैं वो कुछ ही हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया है। देख लो भाई अच्छे से, प्यार से देखो। अवेल, एंजॉय, एक्विट, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अडॉप्ट, प्राइड, अम्यूज, रिकनसाइल, रिजाइन और एग्जिट, ये वाली तो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी फाइनाइट वर्ब हैं भाई। तो ये अगर इनका ऑब्जेक्ट, ये सभी की सभी कैसी वर्ब हैं सर? फाइनाइट वर्ब हैं। और अगर इनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर इनका इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इनका यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर इनका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं है ना? चलो भाई, ऐसी मतलब ऐसी पढ़ना बढ़िया तरीके से, जिससे इंग्लिश को भी लगे भाई पता नहीं कौन पढ़ रहा है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना उसके, तब मजा आएगा। आई इंट्रोड्यूस राहुल बिफोर माई क्लास टीचर, मैंने अपने राहुल को क्लास टीचर के सामने पेश किया। ठीक है भाई, कर दिया, अच्छी बात है। इंट्रोड्यूस उन्हीं में से तो एक है ना, फाइनाइट वर्ब में से, तो यहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ना इसका। सर इंट्रोड्यूस किसको किया सर? राहुल को किया। तो कुछ नहीं करना भाई, फालतू में एरर नहीं निकाल देना, ठीक ना? नहीं तुम मेरिट वो मेरिट में से कब निकल जाओगे, पीडीएफ में से कब निकल जाओगे पता नहीं चलेगा। तो फालतू के आपके एरर नहीं निकलने चाहिए। अब इस सेंटेंस को देखो, आई इंट्रोड्यूस इन द असेंबली ग्राउंड। आई इंट्रोड्यूस, सर इंट्रोड्यूस उन्हीं वर्ब में से है, तो इंट्रोड्यूस एक फाइनाइट वर्ब हो गई, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं है। और अगर नहीं है तो किसका यूज करा जाएगा सर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। लो भाई, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है भाई, अगला देखो, द मिनिस्टर एक्विटेड वेरी इजिली फ्रॉम द कोर्ट लास्ट मंथ, मतलब हाँ वो एक्विट का मतलब होता है ब्लेम फ्री हो जाना। ठीक है, अब जैसे मिनिस्टर है, एक्विट किसको नहीं पता, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। क्लियर है? अगला देखो, दे अवेल ऑफ द डिस्काउंट, अवेल किया किसको? नहीं किया, पता नहीं, तो अवेल देम सेल्व्स। अगला, सी absented फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक, वो अपने आप को मतलब absent होगी लास्ट वीक। तो जब absent होगी वो सी, मुझे नहीं पता ना किसको या फिर क्या, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी absent हर सेल्फ फ्रॉम द लास्ट मंथ। और फिर आप ये वाला तो कर ही लोगे भाई। चलो क्लियर हो गया भाई। तो आपको मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है? जिसमें सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड आते हैं। ये कब यूज किया जाता है? जब आपके फाइनाइट वर्ब में, जैसे दो तरीके की वर्ब होती हैं, वैसे तो ऑल दो और भी टाइप की होती हैं, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूं दो ही टाइप की अभी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिनका एक्शन झेलने के लिए, जिन वर्ब का एक्शन झेलने के लिए उनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका एक्शन झेलने के लिए ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सो वी हैव टू बी स्टिक टू दी वो फाइनाइट वर्ब, मतलब हमें फाइनाइट वर्ब में ही देखना है। नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं बना है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होगा सर? जिसका एक्शन झेलने के लिए ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन इन केस जिनका एक्शन झेलने के लिए ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं किसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। और लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पर? आपके सब्जेक्ट पर। ठीक है भाई, ऑल गुड शेर। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, अगला टाइप आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
चलो भाई, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके 4 वर्ड आते हैं, दिस दैट दीज दोज, ठीक है, दिस दैट दीज दोज, जैसे यहां पर लिखा है देखो। और ये बचपन में हमने पढ़े भी हैं, है ना, बचपन में क्या पढ़ा कि सर दिस सिंगुलर होता है, दैट भी सिंगुलर होता है, दीज आपका प्लूरल बनता है और दोज आपका प्लूरल बनता है। दिस और दीज पास के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब नियर बाई के लिए, पास में कोई चीज होती है, और दैट और दोज आपके यूज करे जाते हैं बच्चे फार अवे के लिए, मतलब दूर, वो प्यार, मतलब आप कह सकते हो, आप ज्यादा तो नहीं जाऊंगा डीपली, ठीक है ना, तो वो जो दूर होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, वही वाला, ठीक है। तो जो दूर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है दैट का और दोज का। जो पास में होते हैं खिंचा आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है दिस का और दिस का। लेकिन ध्यान में रखना बच्चे, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, और दैट इज सिंगुलर और दैट वो दोज इज प्लूरल, ठीक है ना। तो दिस और दोज आपके, दिस और दीज आपके होते हैं पास के लिए, दैट और दोज आपके लिए होते हैं दूर के लिए। अब जैसे सेंटेंस पढ़ो, आई वॉन्ट बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, ठीक है भाई, आई वॉन्ट दीज बुक्स। इस सेंटेंस को देखकर मुझे ये पता चल गया कि उसके पास में रखी होंगी बुक्स, इसलिए उसने ये बोला आई वॉन्ट दीज बुक्स, मुझे ये वाली बुक्स चाहिए। अगर वो कहीं और रखी होती, दूर होती, तो मैं क्या बोलता, आई वॉन्ट दोज बुक्स, मुझे वो वाली बुक्स चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी ऐसा कुछ पूछेगा? अरे नहीं पूछेगा भाई मेरे। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, ये तो आपका बेसिक था। अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अब दिमाग में आया ना, ये देख लो स्लाइड। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन डेस। तो चलो 4 ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे भाई अंदर हो जाए यार, चल, हाँ दिमाग लगाओ, ए बी सी डी। तो देखो वैसे तो होना क्या चाहिए सर, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका, क्लियर, यही होना चाहिए ना पहला ऑप्शन। लेकिन ध्यान में रखना, मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बोला था, प्रोनाउन एक रिपीटिंग एक्शन को रोकता है, किसके, नाउन की रिपीटिंग को रोकता है। तो यहां पर देखो द क्लाइमेट और द क्लाइमेट आपका रिपीट नहीं हो जाएगा, क्लियर है। और अगर ऐसा रिपीट होता है तब आपको यूज करना होता है किसको, दिस को, दैट को, दीस को और दोज को। देख लो यहां पर। अब देखो मेरे को लिखना क्या चाहिए सर, द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना। चलो तो देखो द क्लाइमेट क्या हो रहा है भाई सर, ये तो हो रहा है रिपीट, ये नाउन जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए मेरी 4 ऑप्शंस हैं। मैं दिस का तब यूज करता हूं जब बच्चे पास में होती है चीजें, लेकिन अफ्रीका और इंडिया पास में तो है नहीं, बहुत दूर है, तो आपका ना दिस यूज होगा ना आपका दीज यूज होगा, आपका फिर तो दैट होगा फिर दोज होगा। अब इनमें से कौन सा यूज किया जाएगा, ऑल्दो बहुत सारे बच्चों को तो आ गया होगा, लेकिन मुझे एक बात तो, क्लाइमेट कैसा है, हम क्लाइमेट को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो क्लाइमेट कैसा, सिंगुलर की प्लूरल, सर वो तो सिंगुलर होता है, और अगर सिंगुलर होता है बच्चे तो आपको यूज करना है दैट का, मतलब यहां पर आ जाएगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ अफ्रीका। क्लियर है भाई, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखो भाई, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। तो यहां पर सर द स्ट्रीट्स आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो आपको यहां पर हटाकर क्या करना पड़ेगा इनमें से, सर देखो मुंबई और दिल्ली पास में तो है नहीं, सही बात है कि नहीं, मुंबई और दिल्ली पास में तो है नहीं, और पास में नहीं है तो आपका दिस और दीस तो हट गया, दिस और दीज हट गया। अब दैट और दोज में करना है, तो आपका स्ट्रीट्स कैसा है, प्लूरल है, तो आपका क्या आ जाएगा, दोज। क्लियर है। नेक्स्ट वन, दिस इज अ न्यू वर्जन दैट इज एन ओल्ड वर्जन। देखो अब ध्यान में रखना, अभी तक तो मैंने ये बताया कि जब आपके सेंटेंस में आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है तो आपको दिस दैट दीज दोज का यूज करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, जिसको आप, वो नाउन जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करो, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करो। लेकिन अगर सेंटेंस में बच्चे पहले से ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रखा हो, अगर सेंटेंस में पहले से ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो गया है, तब आपको दिस दैट दीज दोज का यूज ना करके आपको वन का और वंस का यूज करना होता है। सॉरी, किसका यूज करना होता है, वन का और वंस का। वन होता है बच्चे सिंगुलर के लिए और वंस होता है बच्चे आपके प्लूरल के लिए। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, दिस इज अ न्यू वर्जन। अब सेकंड सेंटेंस देखो ये वाला, इसमें आपका दैट पहले से हो गया ना, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले से यूज हो गया, तो आपका ओल्ड, आप किसको हटा रहे हो सर, वर्जन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वर्जन यहां पर भी हो गया और वर्जन यहां पर भी है, तो आपका वर्जन क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, तो आपका यहां पर ओल्ड वर्जन नहीं आएगा, ओल्ड वन आएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, दुख तकलीफ, तकलीफों को दूर कर लो भाई, बलिदान बैच है ये, नॉर्मल बैच नहीं है, रगड़ा हो जाएगा बहुत। ठीक है भाई, चलो अगला, दोज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। देखो दोज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, सर ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो गया, तो आपको किसका यूज करना है, वन और वंस में से यहां पर क्वेश्चंस को हटाकर क्या यूज किया जाएगा, वंस का यूज किया जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, हो गया। चलो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली। क्लियर है, अगर नहीं आया वो समझ में तो भाई एक बार बैक करके देख लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलो
ये सब कुछ मैंने यहां पर लिख दिया आपके लिए। अच्छा भाई, अब आ जाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो बेसिकली ये रिलेशंस की बातें करता है। सर रिलेशन की बातें कर लेते हैं, अपन भी कर लेते हैं रिलेशन की बातें, कभी कभी करनी भी चाहिए। हु हो गया, विच हो गया, दैट और वो वॉट और दैट। अब मैं आपको देखो, ऑल्दो ये पूरा पढ़ाने का समय तो है नहीं वैसे, ठीक है ना, तो अपन हु को, वॉट, विच को और दैट को देखेंगे। वॉट का नाम मात्र के लिए, बस नाम है इसका, काम कुछ नहीं है इसका, ठीक है ना। वॉट को अपन रिप्लेस करते हैं यहां से। तो हु का यूज, विच का यूज और दैट का यूज देखते हैं। लेकिन उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई मेट सिजुका एंड सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैं सिजुका से मिला, ऑल्दो नोबिता नहीं था, ठीक है, तो मैं सिजुका से मिला और वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर मुझे ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, अगर मैंने इसको क्रिस्प करके लिख दिया तो मैंने क्या लिखा, आई मेट सिजुका हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर है, मैं सिजुका से मिला जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी। क्लियर है, तो यहां पर देखो, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ना। यहां पर आपका एंड को हटाया इसने और शी को हटाया इसने, हु ने। तो यहां पर एंड क्या होता है बच्चे, कंजक्शन होता है, और आपका सी क्या होता है, प्रोनाउन होता है। इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजक्शन, वो कंजक्शन का भी काम कर सकता है और एक प्रोनाउन तो होता ही होता है। कोई दिक्कत परेशानी भाई? तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजक्शन भी होता है और आपका प्रोनाउन भी होता है, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी एक्ट एज कंजक्शन ऑल्सो। क्लियर है, चलो अब इसके रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स। फिर सर हु क्या होता है, हु के अंदर ये तीन चीजें आती हैं। हु का सब्जेक्टिव केस हु ही रहता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम बनेगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका हुज बनेगा। क्लियर है, तो अगर मुझे सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो मैं किसका यूज करूंगा, हु का। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तब मैं यूज करूंगा हुम का, और जब मुझे पॉजिटिव एडजेक्टिव की जरूरत होगी तब मैं यूज करूंगा हुज का। ठीक है भाई, चलो, लेकिन उससे भी पहले ये आपकी ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई, किसके लिए, ह्यूमंस, इंसानों के लिए। विच का यूज किया जाता है बच्चे सिलेक्शन के लिए, नॉन लिविंग थिंग का भी आप कह सकते हो, और आप एनिमल्स का भी यहां पर लिख सकते हो। क्लियर है, अच्छा, विच का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम रहता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका होता है ऑफ विच। अब दैट का यूज तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा कह सकते हो रटना पड़ेगा चीजें। द फ्यू, द लिटल, द सम, द ओनली, द नन, थिंग्स से रिलेटेड एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये वाले वर्ड हो गया, ऑल वाला वर्ड हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इन सभी के साथ आपको किसका यूज करना होता है, दैट का। क्लियर है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे, डायरेक्ट, बिलीव मी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन इंपोर्टेंट है, कोई नहीं कहता कि ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बच्चे वो दैट पूछा जाता है। क्लियर है, पिछले कुछ सालों में दैट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। क्लियर है, तो द फ्यू किसी सेंटेंस मिल जाए, द लिटल, ये सब जितने भी जो वर्ड्स हैं अगर किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो आप ये कह सकते हो, आंख बंद करके दैट लगा देना है। रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की भी बात कर लेते हैं। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी इनकी एंटीसीडेंट पे। एंटीसीडेंट का मतलब होता है इनके पहले जो आपका वो सब्जेक्ट यूज किया गया है, अगर इनके यूज करने से पहले सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। अगर इनके यूज करने से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये कंजक्शन है ना, इसलिए। चलो भाई, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, देखते हैं भाई। अब जो मैंने आपको समझाया है उसी को यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको नए देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, सी इज अ गर्ल हु दे आर लुकिंग फॉर। मुझे एक बात बताओ, सी इज अ गर्ल, एक सेंटेंस खत्म हुआ, दे आर लुकिंग फॉर, यहां से सेंटेंस स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो गया। जब कभी भी दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो तो उनको ज्वाइन हमेशा हुम करता है, ध्यान में रखना। तो आपका हुम आएगा यहां पर, क्या आएगा बच्चे, होम। एक ऑल्दो एक थ्योरी चलती है वर्क डूअर और सब्जेक्ट डूअर वाला, तो आप उस कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट डूअर होता है, ऐसा कहा जाता है कि आप हु का यूज करते हो, और ऑब्जेक्ट डूअर होता है तो आप कह सकते हो कि हुम का यूज करते हो। लेकिन मैं इस थ्योरी पे कभी विश्वास नहीं करता। आप नॉर्मल इस तरीके समझो, सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो ऑब्जेक्टिव केस, ह्यूमंस के केस में। क्लियर है, और अगर दोनों सेंटेंस कंप्लीट है तो उनको ज्वाइन करेगा हुम। ठीक है, देखो आगे, आई वॉट अ पेट, एनिमल हो गया, तो सर एनिमल हो गया, हु वगैरह तो यूज होगा ही नहीं, तो हु की जगह पर क्या यूज होगा, विच। ठीक है ना, अगला, सी इज अ गर्ल हुज ऑल एडमायर, गलत बात, ऑल एडमायर ठीक है, ठीक है, लेकिन हुज तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, आगे नाउन होना चाहिए, तो इसके आगे तो कहीं नाउन है ही नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, हुम ऑल एडमायर। क्यों हुम क्यों यूज किया, यहां से देखो यहां तक एक सेंटेंस कंप्लीट है, ऑल एडमायर यहां से एक सेंटेंस, ये क्लॉज है बेसिकली, वो सब्जेक्ट और वर्ब का, तो ये भी आपका फुल है, लेकिन आपको दोनों को वो ज्वाइन कौन करेगा, हुम करेगा। अगला देखो, ही इज अ बॉय विच सिस्टर इज माई क्लोज फ्रेंड। विच का तो यूज बच्चे नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स के लिए और सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता था, लेकिन यहां पर सिस्टर क्या है, लिविंग है, ह्यूमन है, ह्यूमन है, तो आपका वो विच नहीं होगा, किसका यूज किया जाएगा, हुज सिस्टर।
अगला, कल्पना इज द गर्ल हुम आई लव, ठीक है ना, एक जस्ट अ सेंटेंस, ठीक है ना, नॉट रियल। तो कल्पना इज द गर्ल, कल्पना वो लड़की है जिसको प्यार करता हूं। तो यहां पर देखो एक सेंटेंस यहां से यहां तक खत्म हो गया, एक सेंटेंस यहां से यहां तक खत्म हो गया, बीच में कौन वो कर रहा है आपको ज्वाइन, हुम करेगा, ठीक है भाई। अगला देखो, ही इज अ बॉय हु वेंट देयर। अब देखो ही इज अ बॉय, एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब वेंट देयर, ये तो वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो चाहिए, तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, हु, क्योंकि सब्जेक्टिव केस होता है हु, क्लियर। अगला, ही इज द ओनली, द ओनली, द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द नन, ये वाले कौन से वर्ड थे सर, कुछ नहीं सोचना है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दैट का यूज करना है, ठीक है भाई। अगला देखो, माई फादर गेव मी एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो ये थिंग वाले वर्ड किसका यूज करते हैं बच्चे, दैट का। सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या बोला था सर, दैट का यूज करना होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपका दैट का यूज किया जा रहा है, क्लियर है भाई। चलो अगला, द मैन एंड द हॉर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है। जब कभी भी आपके सेंटेंस में एक मैन और एक वुमेन आ जाए, वो मैन और आपका एक एनिमल आ जाए, मतलब एक हु यूज करने वाला और एक विच का यूज करने वाला, तो किसी की नहीं मानी जाती, वो दैट की मानी जाती है फिर, ठीक है ना। तो आपका किसका यूज होगा यहाँ पर, दैट का। वो लड़ते रहते हैं, तीसरा वाला जीत जाता है, वही कहावत नहीं है कि जब कभी भी तीन दोस्त होते हैं, अगर दो दोस्त लड़ रहे हो तो तीसरी वाली बाजी मार लेता है, तो वही कहानी होती है इसकी। तो द मैन हु का यूज करना चाहता है, द हॉर्स विच का यूज करवाना चाहता है, किसी की नहीं मानी जाती, किसकी मानी जाती है, दैट की, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं आपका प्रोनाउन आपके दो तरीके से, और ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला वो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाला, जो भी डेफिनेट प्रोनाउन अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चे, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कह सकते हो आप, ठीक है ना, इनडेफिनेट। डेफिनेट प्रोनाउन में आपका क्या क्या आता है, ये मैंने जो आपको पढ़ा है अभी, ठीक है ना, ये सब आपकी चीजें किस में आती हैं, डेफिनेट में। ये आपके इनडेफिनेट में आपके आते हैं बच्चे, समवन हो गया, एनीवन हो गया, एवरीवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, मतलब ये वाले वर्ड जिसमें आपको एक मतलब नॉर्मली आप ये कह सकते हो जिसमें राउंड फिगर पता होता है कितनी क्वांटिटी है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं होता, ठीक है ना। जैसे समवन है तो कुछ मुझे नहीं पता, एवरीवन सभी लोग, मुझे क्वांटिटी नहीं पता, समथिंग कुछ तो है, कुछ तो है दया, ठीक है ना, ऐसा टाइप का, ठीक। तो उनको बोला जाता है बच्चे इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ध्यान में रखना बच्चे, इंडेफिनिट प्रोनाउन को थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। अगर समवन, समवन, वो वन, बड़ी, बड़ी, ये वाले होते हैं तो ये लिविंग में होते हैं। थिंग वाले वर्ड हमेशा नॉन लिविंग थिंग में होते हैं, ठीक है ना। और फिर सभी के सभी ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो समवन इज ऑलवेज इक्वल टू समबडी, ये अभी अपन देखेंगे। तो इंडेफिनिट में क्या आते हैं, हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता होता है, लेकिन हाँ एक राउंड फिगर जरूर पता होता है कि आपका कितनी क्वांटिटी हो सकती है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपके क्या क्या आते हैं, समवन आ सकता है, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। मतलब आप या फिर तो समवन का यूज करो या फिर समबडी का यूज करो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर है। आप समवन का भी यूज कर सकते हो, आप समबडी का भी यूज कर सकते हो। दीज इंडेफिनिट प्रोनाउंस कम इन द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड में नहीं आते हैं। यूजेस इनके क्या हैं, ये लिविंग बीइंग के लिए यूज किए जाते हैं, सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लिविंग बीइंग में यूज करे जाते हैं और आपके थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इनके कुछ सिंगुलर प्रोनाउंस की। इनका अगर मुझे ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा, देखो ऑल दो मैं आपको बता दूं, इस टेबल में मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, इट, दे वगैरह आता है। तो ये तो फर्स्ट सेकंड में तो आती नहीं है, तो सारी चीजें किसकी तरीके से लेंगे, थर्ड पर्सन की कैटेगरी से लेंगे, ठीक है। तो आपका ही बनेगा, हिम। अच्छा हाँ, अब यहां पर दिक्कत ये आती है, सर आपने समझाया था हमें, क्या क्या समझाया था सर, ही आता है इसमें, सी आता है, इट, दे, ये सब आते हैं, क्लियर है। अब सर आपने यहां पर ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ ही क्यों लिखा, उसकी भी बात बताता हूं। सी का तो तब यूज करते हैं ना जब आपको प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था नाउन में, मस्कुलाइन और फेमिनाइन वगैरह में, तो मैंने क्या बोला था, गिव प्रायोरिटी टू मेल्स। तो यहां पर आपको मेल्स को प्रायोरिटी देनी है, तो सी तो आ ही नहीं सकता। इट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसका मतलब यहां पर तो मैंने लिविंग बताया था आपको। दे तो प्लूरल होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए तीनों कैटेगरी हट जाती हैं। सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग चलती हैं, ही के अकॉर्डिंग चलती हैं। मतलब अगर मुझे सब्जेक्ट यूज करना होगा आगे, तो ही, ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हिमसेल्फ। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। फिर आपका ये इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म हो गया। कौन से वाला, ये लिविंग वाला।
अगर मैं इनमें थिंग लगा दूं, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, तो ये सब कुछ चलेगा, सेम थर्ड पर्सन में आएगा, लेकिन यहां पर नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। ये मतलब नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? फिर यहां पर इट की तरीके से सारी चीजें चलेंगी, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, ये देखो, समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो थिंग वाले वर्ड होते हैं वो नॉन लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं। सिंगुलर भी होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग और लेंगे, तो नॉन लिविंग के लिए किसका यूज किया जाता था? अपना इट का। तो ये इट के अकॉर्डिंग सारी चीजें लेंगे फिर। क्लियर है भाई? चलो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो भाई क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, एवरीवन ऑट टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। एवरीवन आपका वही सब, सारी चीजें सिंगुलर होंगी, और सारी चीजें सिंगुलर होंगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिज। एवरीवन वांट टू क्रैक द एनडी एग्जामिनेशन। हर एक बच्चा चाहता है कि वो एनडी एग्जामिनेशन को क्रैक करे, तो एवरीवन वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर होता है ना, एवरीवन, सारी चीजें सिंगुलर होती हैं। अगला, एनीवन कैन विन द प्राइज इफ दे ट्राई फॉर इट। हर कोई वो प्राइज जीत सकता है अगर वो ट्राई करते हैं, तो एनीवन अगेन सिंगुलर हो गया, विन द प्राइज इफ दे नहीं, इफ ही, एक सेकंड नहीं, ही आएगा बिल्कुल, ही, इफ ही ट्राइज फॉर इट। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एनीवन क्या हो गया आपका? सिंगुलर हो गया। इफ एनीबडी हेल्प मी आई शेल बी थैंकफुल टू देम, नहीं हिम। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है भाई। चलो, जो भी अगर डाउट्स आपके आते हैं, छोटा सा भी डाउट हो, तुरंत कमेंट में तुरंत आंसर मिलेगा, तुरंत, ठीक है भाई। चलो, आज कुछ ज्यादा अच्छा मूड है मेरा पढ़ाने का। जब मूड अच्छा होता है ना, तो हर एक टीचर बड़ा शानदार पढ़ाता है, और मूड हम लोगों का अच्छा ही रहता है। क्लियर है? चलो, बात करते हैं ये वाला, देखो भाई, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन देयर ऑर्डर। सर एवरीथिंग, थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग, तो इन देयर ऑर्डर नहीं, इन इट्स ऑर्डर। अगला, एवरीथिंग हैज हिज ओन ड्यूटी। बिल्कुल गलत बात, इट्स ओन ड्यूटी। अब बात करते हैं ये वाला, वन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। वन वाला का कॉन्सेप्ट अलग है, अभी जस्ट आपके अगली स्लाइड पे है। तो वन की आपकी क्या बनती है? वंस बनता है ये वाला। अब मैं इसको पहले समझा दूं, फिर आपको मैं बताता हूं। ये रहा, तो देखो, वन आपका सब्जेक्ट होता है, यहां पर देखो, सब्जेक्ट वन का वन रहता है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी वन वन बनता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव बच्चे एकमात्र ऐसा प्रोनाउन जिसका पॉजिटिव एडजेक्टिव अपोस्ट्रोफी एस से बनता हो। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ईयर में तो मुझे आई डोंट थिंक द एग्जैक्टली ईयर के कौन सी ईयर में ये पूछा गया था, लेकिन एक ही वो पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे इसके, 2 क्वेश्चन, लिटरली 2 क्वेश्चन आए थे। क्लियर है? और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ बनता है। अगर सिंगुलर है तो वन लगाओ, अगर प्लूरल है तो वन से लगाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहां पर देखो, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको उठा के पटक लेते हैं इनको भी। देखो, जैसे ये है, कहां गया ये, वन शुड लव हिमसेल्फ नहीं आएगा, वन सेल्फ आएगा। क्लियर है भाई? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया भाई? चलो, ये आपका वन का कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं बच्चे पॉजिटिव प्रोनाउन की। तो पॉजिटिव प्रोनाउन इज योर लास्ट कॉन्सेप्ट, आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट है, हाँ, पॉजिटिव प्रोनाउन आपकी लास्ट कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन की। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का एक फॉर्मूला याद रखना बच्चे, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बनता है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब ध्यान में रखना, जैसे मैंने अगर यहां पर योर्स लिखा है, इसका मतलब होता है योर प्लस नाउन, मतलब जो ये एस होता है ना, एक्स्ट्रा जो ये एस होता है, वो उस सेंटेंस में प्रेजेंट नाउन को बताता है। तो यहां पर योर क्या होता है वैसे? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यहां पर ये नाउन हो गया। क्लियर? तो इसलिए मैंने ये बोला कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, वो पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से ही मिलकर बनता है। ठीक है? अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है, योर कार इज हेयर बट माइन कार इज देयर। इस माइन का मतलब क्या होगा बच्चे अपने आप में? सर माइन का मतलब होगा माई प्लस कार। क्लियर है? इस माइन का अकेले का मतलब क्या होगा? माई कार, क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन कौन होगा? कार है। क्लियर है? तो कार के बाद क्या फिर से कार लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। नहीं तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखो जो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी कोई भी नाउन नहीं आता, तो इसलिए आपका कार यहां से हट जाएगा। ठीक है? अगला, सी इज माई फ्रेंड बट वेयर इज योर्स फ्रेंड। अगेन वही, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। अगला, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। हमारी कंट्री बहुत ग्रेट है। बिल्कुल सही है, नाउन अलग है और आपका प्रोनाउन अलग है। ये देखो, माइन इज अ न्यू, लेकिन क्या माइन का नाउन नहीं पता ना मुझे। इस आर्स में तो एस का मुझे पता है नाउन क्या था, कंट्री था। इसमें माइन इज अ न्यू कुछ नहीं पता, तो ये सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो सकता, गलत होगा। या फिर माई न्यू होम करो, या वो न्यू क्या कुछ भी कर सकते हो, बुक कर सकते हो। क्लियर है? इसलिए सेंटेंस आपका गलत होगा। समझ में आगे पॉजिटिव प्रोनाउन? तो पॉजिटिव प्रोनाउन का एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे कभी भी उसके नाउन नहीं आएगा। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये था आपका प्रोनाउन। तो आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है भाई, अगर ये समझ में आया है, तो इस वीडियो को
लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और साथ ही साथ में जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं ना उनको कमेंट कर दो। ठीक है भाई, चलिए अब ये प्रैक्टिस की जो शीट है उन्हीं कॉन्सेप्टों में से है, कुछ पीवाईक्यूज में है, वो पीवाईक्यूज भी है, ज्यादा से ज्यादा 19 कुछ क्वेश्चन है, 19-20 क्वेश्चन हैं। क्लियर है? ये आपकी जो पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम पर पहुंच जाएगी क्लास खत्म होते ही। तो ये टेलीग्राम पे जाएगी, टेलीग्राम पे जस्ट इनको डाउनलोड करके मत रख लेना, इसको पढ़ना भी है, इसकी प्रैक्टिस शीट लगाओ। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो पूछो, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे मजा नको आने का। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा सारे कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं वो डाउट्स आप अपने कमेंट में बताना, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं, क्योंकि विदाउट क्लियरिंग डाउट्स मुझे नहीं लगता कि आप आगे फिर आप सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, सारी ग्रामर पोर्शन आपका कवर किया जाएगा। मैथ्स का तो हमने स्टार्ट कर ही दिया है भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका मैथ्स में। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत शानदार सेशन में। अगला आपका होगा, आपको पता ही है, एडजेक्टिव होगा आगे। ठीक है ना, उसको भी वन शॉट में के लिए वो खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन जय हिंद टू एवरीवन, कीप हार्ड वर्किंग। क्लियर है भाई? चलिए टाटा बाय बाय।